हे folks, आप देख रहे हैं डिटो इंश्योरेंस का हिंदी यूट्यूब चैनल और आज मेरे साथ हैं सुशांत जो कि एक सीनियर एडवाइजर है डिटो इंश्योरेंस में और आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो सुशांत, मुझे आपसे ये जानना था कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत बहुत सारा पैसा, तो क्या जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे सबसे हाईएस्ट कवरेज वाला टर्म प्लान दे सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप टर्म इंश्योरेंस देख ही क्यों रहे हो? मतलब आपके फैमिली को खुद ही आप काफी प्रोटेक्शन दे पाओगे। बट नहीं, कमिंग टू सीरियस टॉपिक, आप देखिए होता क्या है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी उनको प्रूफ चाहिए कि आपके पास ये पैसा कैसा है। अगर आप बोलो कि एंसेस्ट्रल मनी है, जमीन पड़ी है, कैश पड़ा है घर पे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं काउंट होगा। इनका देखना है कि अगर आप लेट्स से सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका सिर्फ सैलरी देखा जाएगा। अगर आप बोलो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, आप खुद का बिजनेस चलाते हो, तो वो फिर आपके आईटी रिटर्न्स देखेंगे। उसमें भी जो आप डिक्लेयर करते हो, अब सेल्फ एम्प्लॉयड में भी हमने काफी सुना है कि कई लोग थोड़ा मिक्स रखते हैं कि थोड़ा इनकम जैसे कैश में होता है, थोड़ा इनकम एक्चुअली वाइट में होता है। तो उसकी बेसिस पे जो आपका एक्चुअल डिक्लेयर्ड, लीगली डिक्लेयर्ड इनकम हो, सिर्फ वो काउंट होता है। और इसका रीजन ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या आप प्रीमियम भर पाओगे अगले 30 या 40 साल। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, उनका सबसे पहला ये देखना होता है कि क्या ये आदमी ये प्रीमियम भर पाएगा अगले 30-40 साल के लिए कि नहीं। लॉजिक क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कैलकुलेट करता है, अगर उन्होंने 100 पॉलिसी बेचे मार्केट में, सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं कि मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 लोग में से अगर वो अज्यूम करेंगे 4 लोगों को शायद कुछ हो सकता है और उनको हमें वो टर्म इंश्योरेंस का पैसा 1 करोड़ बांटना पड़े, जो 4 करोड़ अब उनको देना पड़ेगा वो ये लोग बाकी 96 कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो उनको वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर 96 ने प्रीमियम नहीं भरा तो ये 4 करोड़ उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी को हमें भरोसे में लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आपके जो आज से 30-40 साल तक के प्रीमियम्स हैं मैं उन्हें भर पाऊंगी या भर पाऊंगा। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो एंसेस्ट्रल वेल्थ है, जैसे जमीन जायदाद होगी या मेरे यहाँ पे, या बहुत सोना वगैरह रखा होगा, कैश होगा, तो वो उसे कंसिडर नहीं करेंगे? देखिए, कोविड से पहले तो ये कंसिडर होता था, फिर कोविड में बंद हो गया था क्योंकि ये लोग भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए और इंश्योरेंस का डिमांड बहुत बढ़ गया था। मतलब सबको थोड़ा डर का माहौल था तो एवरीवन इंश्योरेंस खरीदना था उनको। अब कोविड के बाद उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स किया, जहाँ पे आप ये चीजें दिखा सकते हो, बट टू ब्रिज अ सर्टेन गैप। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका सैलरी के बेसिस पे आप 1 करोड़ ले सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है आप 20% एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये अदर इनकम सोर्सेज दिखा के। इनको ये सरोगेट प्रूफ बोलते हैं। आप अगर दिखाओ कि मेरे पास म्यूचुअल फंड का 20 लाख का पोर्टफोलियो है, आप बोलो मेरे पास 5 एकड़ जमीन पड़ी है या इतना, ऐसे थोड़े एसेट्स उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, अगर आप ये चीज दिखाओ, उनकी वैल्यू दिखाओ, तो उनके बेसिस पे इनका कोई कैलकुलेशन होता है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आप 20% और अपना इंश्योरेंस इंक्रीज कर सकते हो कि अगर 1 करोड़ मैक्सिमम था, आप 1.2 करोड़ तक जा सकते हो। फिर भी 1 करोड़ का बेस तो दिखाना पड़ेगा आपको कि ये देने के लिए मेरे पास इनकम है। तो सबसे ज्यादा, अगर जैसे मानिए कल मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे लिए आईटीआर रिटर्न्स हुए मेरे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो बिल्कुल, बट अगर आप सैलरीड पे काम कर रहे हो तो फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें सैलरी का क्रेडिट दिख रहा है। आजकल उन्होंने, पहले तो पे स्लिप्स मानते थे, अब क्या होता है पे स्लिप, मतलब माफ कीजिएगा, पे स्लिप को घर पे भी बना सकता है। और बहुत लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो उनको भी थोड़े एक्स्ट्रा चेक्स करने पड़ेंगे कि अब पे स्लिप भी नहीं चलता, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चलता है, कि उसमें जो क्रेडिट हो रहा है सैलरी कंपनी के नाम से आ रहा है पैसा, सिर्फ वो काउंट किया जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है वो, और वो अपने लिए अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या एक चेकलिस्ट रहेगी उनके लिए कि उन्हें ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं या ये सब चीज़ें उन्हें रखना ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए? देखिए, अगर आप सैलरीड नहीं हो तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहे या प्रोफेशनल रहे, जहाँ पे आप अपना आईटी रिटर्न्स फाइल करते हो हर साल, तो आपको बस वो दिखाना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं, आपके पिछले 3 साल का एवरेज ही देखेंगे। तो अगर आपने लेट से पिछले 3 साल में अपने आईटीआर फाइल किए लेट से 10 लाख, 12 लाख और 14 लाख के लिए, तो उन 3 साल का एवरेज पकड़ेंगे। तो 3 साल का मैं एवरेज लूँ, 10, 12, 14 में 12 का एवरेज निकला, तो वो इनकम पकड़ेंगे कि ये आपका एनुअल इनकम है। इसके बेसिस पे वो बताएंगे आप कितना इंश्योरेंस ले सकते हो। बाकी सब सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं कि आप कितना ले सकते हो, कब तक, कोई चेंजेस नहीं वहाँ पे। बट अगर कोई हाउसवाइफ हुए और उनका कोई इनकम सोर्स नहीं हुआ, तो और कोई अनएम्प्लॉयड हुए, तो आप इन दोनों केसेस के बारे में भी मुझे बताइए कि अगर इनके लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेना है तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हाउसवाइफ का अगर मैं आपको बताऊं, हाउसवाइफ का थैंकफुली सोल्यूशन है, जो उनके स्पाउस हैं, जो हस्बैंड काम करते हैं, वो उनके नाम में खरीद सकते हैं।
तो हस्बैंड बोलेंगे मुझे अपने हाउस वाइफ के लिए एक इंश्योरेंस लेना है, और हस्बैंड की इनकम के बेसिस पे चेक होगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी अपने खुद की इंश्योरेंस और ऑल्सो अपने स्पाउस के इंश्योरेंस के लिए पैसे भरने के लिए। और वहां पे भी लिमिट होता है। स्पाउस के इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम पहले 50 लाख होता था, अब थैंकफुली 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे पा रहे हैं लोग। कि आप अपने हाउस वाइफ जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनका कोई इनकम नहीं होता, उनको आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। उनके नाम में होगा, बस पैसा आप भरोगे एज दी हस्बैंड और द स्पाउस। तो थैंकफुली ये एक सोल्यूशन आ चुका है। अब अनफॉर्चुनेटली जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं अभी, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जैसे आपने भी कहा कि ये प्रीमियम कैसे भरेगा, जो उनका साल का 10-20 हजार उनको देना है वो कैसे आएगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी सवाल उठता है। ओके, एक काफी अजीब सा सवाल है। जैसे अगर किसी की जॉब लगी और उन्होंने अपने लिए एक टर्म प्लान ले लिया, पर अगर उनका ले ऑफ हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उन्हें प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप खरीदते हो ये लोग चेक करते हैं, उसके बाद अगले 40 साल में आप अगर कहो मैं जॉब छोड़ दिया, खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, एनजीओ में काम कर रहा हूँ, या आपको मैं संन्यास ले लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप प्रीमियम भरोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आपने अभी मुझे बताया कि एक पति अपने पत्नी के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं टर्म प्लान, अगर वो हाउस वाइफ हैं, और वो ऐसे बोल सकते हैं कि इनके प्रीमियम्स मैं भरूंगा। तो क्या एक जॉइंट टर्म प्लान जैसा ऑप्शन है कि जिसमें पति पत्नी दोनों साथ में एक प्लान ले लें और वो जॉइंट प्लान हो, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है? है, थैंकफुली ऑप्शन है एक्चुअली, बट उतना पॉपुलर नहीं है। जो मैंने देखा है, लेट्स से 1-2 कंपनीज है जहाँ पे उन्होंने प्रीटी ट्रांसपेरेंटली दिया है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, अपना अपना इनकम दिखा सकते हैं, और अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे जितना उनको मिलता है वो ले सकते हैं। कि हस्बैंड को चाहिए 3 करोड़, वाइफ को 1.52 करोड़, वो कॉम्बी प्रोडक्ट एक बना के दे देते हैं आपको। उसमें बस एक एडवांटेज है कि आपके प्रीमियम्स थोड़े कम होंगे, बिकॉज आप 2 प्रोडक्ट्स एक में ले रहे हो, तो कंपनी भी अपने एंड से थोड़ा एक ऑफर बना के कम रेट में दे देती है आपको। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए, उस पॉलिसी का प्रीमियम सिर्फ एक मेंबर भरेगा। अब मुझे एक और इसमें डाउट है, अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ पहले हो गई तो क्या वो प्लान दूसरे के लिए कंटिन्यू रहेगा कि वहीं पे खत्म हो जाएगा? वो दूसरे के लिए कंटिन्यू रहता है, और प्रीमियम भी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाते हैं। कि पहले 40,000 रेट था, फिर उस कैलकुलेट करके कि इनका 3 करोड़, उनका 1.5 करोड़, जो रेट होना चाहिए वो रिड्यूस करके उस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो हाँ, सॉरी, विल कम बैक कि आप बोल रहे थे कि उसमें टैक्स बेनिफिट्स कम होते हैं और उसके और कुछ नुकसान। अब राइडर्स नहीं मिलते, अब जो एड ऑन्स राइडर्स हैं थोड़े तो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे क्रिटिकलनेस हो गया, प्रीमियम वेव ऑफ का ऑप्शन हो गया। ये जॉइंट लाइफ में मैंने तो नहीं देखा, और जैसे मैंने कहा बहुत ही कम कंपनीज दे रहे हैं। जितना भी दिमाग में आ रहा है मेरे हिसाब से, आई थिंक सिर्फ बजाज एक ब्रांड है जो ऐसे प्लान ऑफर कर रहा है, जहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंट है कि दोनों अपने हिसाब से जितना लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब दूसरा एक जॉइंट लाइफ आता है, अब जो थोड़ा और पॉपुलर है, ये मुझे पर्सनली तो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे लिमिट्स है कि हस्बैंड 1 करोड़ लेगा, वाइफ 50 लाख, उनको उतना ही मिलेगा। हस्बैंड दोनों के लिए प्रीमियम भरेगा। अगर कुछ हो जाए फिर हस्बैंड का पैसा उधर जाता है, वाइफ का प्रोटेक्शन तब शुरू हो जाता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, बहुत लिमिट्स और क्लॉजेस हैं उसमें। मतलब जो एक इंश्योरेंस लेने से एक मन की शांति मिलती है वो नहीं मिलेगी आपको इस प्लान में, एटलीस्ट जो हमने फीचर्स देखे थे उसके। तो अगर जैसे हम उस पॉइंट पे वापस जाते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ ने प्लान लिया है और किसी का अगर देहांत हो गया किसी कारणवश, उनके स्पाउस को पैसे मिल जाएंगे, यानी उनके पति या पत्नी को मिल जाएंगे, तो उन्हें क्या नॉमिनी कहा जाता है? है ना? तो क्या नॉमिनी, अगर जैसे किसी ने शादी नहीं की है तो उनके केस में नॉमिनी कौन होगा? नॉमिनी उनके केस में आप अपने पेरेंट्स को रख सकते हो, सिबलिंग्स को भी रख सकते हो, लेकिन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे 1-2 सवाल पूछता है कि आप सिबलिंग को क्यों रखना चाहते हो। बिकॉज जनरली अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें, इंश्योरेंस हम अपने डिपेंडेंट्स के लिए लेते हैं। डिपेंडेंट्स हो हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस या हमारे बच्चे। जनरली सिबलिंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं एक एज के बाद। और इनफैक्ट ये भी थोड़ा मतलब साइड चीज बोले जो भी है कि सिबलिंग्स के बीच में भी इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाइयाँ वो सभी होती हैं। तो इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी भी आपको ऐसे भेजता है कि मॉरल हजार्ड एक रिस्क आप ले रहे हो अपने सिबलिंग को रख के, कि आपका मर्डर करवा दिया तो सिबलिंग आप कुछ कर सकता है पैसों के लिए। तो सैडली थोड़े सवाल पूछे जाएंगे आपसे और आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि हाँ मुझे अपने भाई बहन को रखना है, या क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट है, या वो स्पेशली एबल्ड हो चाहे फिर मैं वो मेरे पे डिपेंडेंट है। उन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ करती है। तो पेरेंट्स या सिबलिंग्स हो अभी के लिए, और फ्यूचर में अगर आप अपना फैमिली शुरू करो, शादी करो, तो फिर यस अपने, तो उन्हें बाद में इंक्लूड किया जा सकता है। बिल्कुल आप अपने नॉमिनीज को चेंज भी कर सकते हो प्लस इंक्लूड भी कर सकते हो। एक होता है नॉमिनी को चेंज करना, इनको हटा के उनको डालना। दूसरा होता है कि आप ऐड कर सकते हो। हर कंपनी आपको मैक्सिमम 3 नॉमिनी तक ऐड करनी देती है। एट अ टाइम 3 नॉमिनी रखो और आप डिसाइड करो परसेंटेज कितना। मतलब मम्मी पापा एब्सोल्युटली, मतलब एक मेंबर को 20%, दूसरे को 80%, पूरा आप मतलब सेट कर सकते हो उसमें। तो अभी हम लोग ये सब हमने जब
एलिजिबिलिटी की बात करना शुरू किया था इससे पहले कि हाउसवाइफ के लिए कैसे ले सकते हैं या नॉमिनी कौन हो सकता है, उससे पहले हम लोग प्रीमियम्स की बात कर रहे थे। तो जब प्रीमियम्स की बात करते हैं, आपने कहा कि मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए तो हमें पता है कैसे डिसाइड करती है कि कितना कवरेज होगा, कितने प्रीमियम्स होंगे, बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए कैसे डिसाइड किया जाता है कि इनको कितना कवरेज मिल सकता है? नहीं, ऑनेस्टली दोनों में उतना अंतर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, एक तो आपका सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड एक प्रोफाइल देखता है, और उसमें जैसे मैंने कहा जो आप प्रूफ दिखाओगे उसमें फर्क है। सैलरीड वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपने IT रिटर्न्स। और उसके अलावा ये लोग ये भी देखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है, आज के दिन में एज कितनी है आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन चीज़ों पे, इन प्रोफाइल्स के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको एक मल्टीप्लायर देता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज है 18 और 35 के बीच में, मतलब जो सबसे बड़ा हमारा प्रोफाइल होता है 20, 30, 35 के बीच में, उनको अपनी इनकम का 25 गुना मिल सकता है अगर इनकम लेट्स से 5 लाख के ऊपर हो। मतलब लेट्स से 5 लाख इनकम हो, आप ग्रेजुएट हो, सब मतलब ठीक है, उसकी बेस पे आपको 25 टाइम्स मिलता है। तो अगर आप अपना ITR में 6 लाख इनकम दिखा रहे हो, 6 × 25 आप 1.5 करोड़ का मैक्सिमम कवर ले सकते हो। अब ये 1.5 करोड़ आपको मल्टीपल कंपनी से भी मिल सकता है, इन द सेंस कि लेट्स से आपके पास ऑलरेडी कोई 50 लाख की पॉलिसी चल रही है तो आप 1 करोड़ और ले सकते हो। ये नहीं कि आप 1.5 करोड़ 3 ब्रांड। अच्छा, ये नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। तो मतलब मैं मल्टीपल टर्म इंश्योरेंस इस केस में नहीं ले सकती हूँ अगर मैं सैलरी नहीं? आप ले सकती हो बट अपने लिमिट तक। लेट्स से आप जब 1.5 करोड़ खरीदने जाओ, कंपनी पूछेगी कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है, आप बोल सैलरी में नहीं होता। सैलरी में भी होता है, लेकिन सिर्फ फर्क उन दोनों में कुछ उतना नहीं है। सैलरी में अगर मैं 10 लाख सैलरी मिल रही है मुझे, तो मैं 2.5 करोड़ ले सकता हूँ, 10 × 25। अब ये मैंने मल्टीप्लायर आपको कहा है जो सबसे कॉमन प्रोफाइल होता है कि आदमी अपने करियर के शुरू में, जब फैमिली शुरू किया है 25, 30, 35 के एज तक, तब सोचता है कि मुझे इंश्योरेंस लेना है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया और आप या तब एक छोटा सा पॉलिसी ले लिया कि अभी करियर शुरू किया है, 1 करोड़ का ले लिया, अब मैं फ्यूचर में जाके इसको इंक्रीज करूंगा, उस केस में क्या है, सेम चीज होगा बट आपका मल्टीप्लायर कम होते जाता है। आप अगर लेट्स से 36 to 40 के बीच में हो तो आपका मल्टीप्लायर 25 नहीं 20 है। इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक ये है कि आपका एक तो इनकम बढ़ चुका है, और दूसरा आप इतने बड़े हो रहे हैं, आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो कम हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब थोड़ा आपका सेविंग्स कॉर्पस भी बिल्ड हो रहा है, तो आपको उतना ज्यादा इंश्योरेंस नहीं चाहिए, और आपके खर्चे भी और जगह में जा रहे होंगे, प्लस आपकी एज इतनी है तो आपका प्रीमियम्स भी थोड़े हाई आएंगे। तो उस हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं। 40 के ऊपर हो तो 15 टाइम्स का मल्टीप्लायर है, 50-55 की उम्र पे ले रहे हो तो आपको 5 गुना ही मिलेगा अपने इनकम का। एक बात अभी आपने कहा कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है, ये हम लोग बहुत सुनते हैं कि जल्दी इंश्योरेंस लेंगे तो लो प्रीमियम्स लॉक हो जाएंगे, बट आपने ये कहा कि आपके सैलरी के बेस पे आपका एक सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर से, और उससे आपका कवरेज डिसाइड होता है। बट एज आई ग्रो अप, जैसे ही मेरी उम्र बढ़ेगी वैसे मेरी सैलरी भी ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं जल्दी इंश्योरेंस ले लूंगी तो मैं शायद बड़े कवरेज या बड़े कवर को मिस आउट कर जाऊंगी? टू बी ऑनेस्ट काफी लोग ऐसे सोचते कि मैं कितना इंश्योरेंस लूं। आई थिंक ये सबसे ज्यादा सवाल तो आता है हमें भी कि मैं कितना कवरेज लूं। कोई लोग हैं जो यंग उम्र में ठीक अच्छी सैलरी है, 30-40 लाख होगी उनकी, तो उनको है कि मैक्सिमम अब 30 लाख की सैलरी में तो 7.5 करोड़ मिलता है मुझे, क्या मुझे इतना लेना चाहिए? तो उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेटर बनाया था। हमें भी रियलाइजेशन हुआ कि देखो आदमी कैसे डिसाइड करे, यंग उम्र में इनकम कम है तो जितना ले सकते हो ले लो, और अगर आगे जाके बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाऊं उसको, या कम उम्र में ही सैलरी अच्छी है मेरी तो मैं कितना लूं। उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेटर बनाया था कि हम आपकी इनकम को देखते नहीं, हम आपके एक्सपेंसेस को देखते हैं। क्योंकि अगर कुछ हो जाए, आदमी 20 लाख कमा रहा होगा लेकिन घर में वो 25-30 हज़ार में बहुत खुशी से रह रहा है, अपने मतलब पेरेंट्स का घर है, कुछ ज्यादा खर्चे नहीं उनके, बाहर नहीं घूमते, नॉनवेज नहीं खाते, सारी चीजों से खर्चे थोड़े कम हो सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे ये लोग, उनकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है, मतलब मॉनेटरी जितना चाहिए उनकी फैमिली को, वो कम है और कम कवर में भी गुजार सकते हैं अपना काम। तो उसकी बेस पे हम आपका एक्सपेंस लेते हैं, हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। ये 30-40 साल की बात हो रही है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ते जाएगा। फिर अगर आपको कुछ हो जाए, आपके फैमिली को 1.5-2 करोड़ मिल गए, फैमिली करेगी क्या उस पैसे के साथ? बहुत लोग सोचते हैं कि अब 1.5-2 करोड़ से कुछ भी हो सकता है, आदमी शॉप खोल सकता है, अपना घर खरीद सकता है, उसको किराए पे चढ़ा सकता है। इन सब चीजों में रिस्क है। और दूसरा थोड़ी नॉलेज चाहिए, जो हम डिपेंडेंट्स को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि हमारे स्पाउस या पेरेंट्स को पता होगा कि कैसे करें इतना इस पैसे के साथ। तो हमने ये फिगर आउट किया है कि वो जाके बैंक में उसका FD भी खोल लें, एटलीस्ट 5-6% रिटर्न्स मिलेंगे उनको, और FD में सेफ पड़ा रहता है पैसा, कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर ऐसे ही बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि उन्हें कैसे, कितना कवरेज लेना चाहिए, कितने प्रीमियम्स उन्हें भरने चाहिए, तो आप ये बोल रहे हैं कि डिटो इंश्योरेंस के एडवाइजर्स उनकी मदद कर पाएंगे? क्योंकि
क्या हर केस यूनिक होता है? बिल्कुल, आप प्रोफाइल सेम होगा, मतलब आप दोनों, आप और आपने आपके कोलीग भी हमारे पास पहुंच जाए कि हम दोनों सेम जॉब करते, सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, सेम सिटी में पले बड़े हम दोनों, सैलरी भी पैकेज हम दोनों को सेम ही मिला है। आप दोनों का रिकमेंडेशन अलग हो सकता है। लेट्स से आपके डिपेंडेंट्स एक हो, उनके डिपेंडेंट्स 3 होंगे, आप अपने एंसेस्ट्रल होम में नहीं रहते, आप किराए पे रहते हो, आपने घर भी खरीदा, आपका ईएमआई भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें फैक्टर करने होते हैं। आप जब फैमिली शुरू करो, एक के 2 बच्चे होंगे, एक के 1 बच्चा होगा, तो सारी चीजें कंसिडर करके हम फाइनली एक रिकमेंडेशन देते हैं कि ये प्रोफाइल है आपका, ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो ये आपने काफी अच्छी बात कही कि आप ऐसे जनरलाइज्ड एडवाइस नहीं ले सकते हैं और आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए पड़ेगी, 1-on-1 बात करके। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइस की तलाश में है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाइए और डिटो इंश्योरेंस के एडवाइजर्स के साथ एक फ्री कॉल बुक कर लीजिए।